हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं टी बीम की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़रा ध्यान से इसे पढ़ना, क्योंकि हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए तो आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टी बीम क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लास में बता चुका था कि जब बीम और स्लैब को एकास्मी रूप से एक साथ ढाला जाता है या मोल्ड किया जाता है तो वो आपका टी बीम कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्लान यहाँ पे दिखा दिया है कि प्लान ये इस तरीके का, सपोज कीजिए एक स्लैब है जिसमें एक बीम यहाँ पड़ा हुआ था, एक बीम ये पड़ा हुआ है, एक बीम ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 3 बीम है आपके पास जो कि आपकी स्लैब के स्पान को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये बीम और आपकी स्लैब में जो कंक्रीट है अगर वो एक साथ डाला गया हो तो ये जो है मिलकर के एक टी बीम बनाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपकी स्लैब का एज है, ये पोर्शन जो है ये भी आपकी स्लैब का एज है और ये आपका मिड पोर्शन है स्लैब का। ठीक है, तो आधा पोर्शन आपने इधर कर दिया स्लैब का, हाफ पोर्शन इधर कर दिया, तो ये जो मिलके बना ये आपका एक टी बीम बन गया। ये इधर एज आपको एक एल बीम बता रहा है और ये वाला एज आपको एक एल बीम बता रहा है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो विड्थ है आपकी, ये आपकी कहलाती है विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, या फिर आप इसे टी बीम की फ्लैंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है यानी कि ये बी एफ है, ये क्या होगी, एक तो आपके पास में ये बी डब्ल्यू प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। अब सपोज कीजिए यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो L1 है और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो L2 है, और इनका जो मिड पॉइंट होगा हमारे पास में, इनको आधा कर लीजिए तो ये L2/2 हो जाएगा, ये L1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल BF क्या निकल के आएगी, BW प्लस L1/2 प्लस L2/2 या IS 456 कहता है कि BF जो होगी हमारी L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ये DF क्या है, ये होती है आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी आप वो विड्थ ऑफ फ्लैंज रखेंगे, वही आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इन दोनों में से जो न्यूनतम आएगा, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वैल्यू जो होती है ये हमेशा मिनिमम आती है, BF बराबर L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ठीक है, इसके बाद में IS 456 में आइसोलेटेड बीम के लिए अलग से विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया है। आइसोलेटेड बीम वो होते हैं जो पूरी तरीके से, जिसमें 2 या 3 बीम नहीं होते, सिर्फ एक ही बीम होता है और इसके इस साइड में थोड़ा बहुत स्लैब होगा और थोड़ा सा दूसरी साइड में स्लैब होगा। जिस तरीके से आप अपने कॉलेज में देख लेंगे साइकिल स्टैंड जो है उसमें सिर्फ बीच में एक बीम है और दोनों तरफ कैंटिलीवर पोर्शन निकले हुए हैं, तो वो आपके आइसोलेटेड टी बीम कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके के जितने भी होंगे रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाते हैं, जिसके नीचे बैठते हैं, तो यानी कि एक ही बीम बीच में होता है और दोनों तरफ जिसके कैंटिलीवर स्लैब निकली हुई होती है वो आपके आइसोलेटेड टी बीम कहलाते हैं। और उनकी इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए L0 डिवाइडेड बाई L0/B प्लस 4 प्लस BW ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और L बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ, अगर इफेक्टिव फ्लैंज निकालनी हो तो L बीम के लिए अलग फॉर्मूला है, BF इज इक्वल टू 0.5 L0 अपॉन L0/B प्लस 4 प्लस BW। ये आप सभी अपनी बुक से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यानी कि जो आपकी फ्लैंज की थिकनेस है, ये फ्लैंज की थिकनेस कितनी रखी जाती है, तो ये इक्वल टू डेप्थ ऑफ स्लैब की रखी जाती है। यानी कि जितनी आपकी स्लैब की मोटाई होगी उतनी ही ये मोटाई होगी। उसके बाद में विड्थ ऑफ वेब BW, तो ये कितनी रखी जाती है, DW/3 से लेके 2DW/3। यानी कि जो आपकी ये पोर्शन है जिसे आप वेब बोलते हैं, वेब की जो गहराई होगी उसके बाई 2 से लेके 2/3 तक ये रखी जाती है BW। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल होती है ये टोटल डेप्थ ऑफ टी बीम होती है। यहां से लेकर के यहां तक की जो डेप्थ है आपकी ये डेप्थ ऑफ वेब होती है, और ये जो डेप्थ है आपकी ये होती है आपकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज होती है। ठीक है,
ये क्राइटेरिया आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख लीजिए। और टोटल डेप्थ ऑफ टी बीम जो रखी जाती है वो स्पान बाई 12 से लेकर के स्पान बाई 15 तक रखी जाती है, जो भी आपका स्लैब का स्पान उसमें दे रखा होगा, ठीक है, जो एल नॉट की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं टी बीम में, इसका एनए कहाँ लाई करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि एनए आपका जो है वो मेनली दो जगह लाई कर सकता है। बेसिकली तो बोल सकते हैं कि तीन जगह लाई करे, लेकिन आप दो जगह पढ़िए। तो दो जगह का मतलब क्या है कि या तो वो एन ए इसमें लाई कर रहा होगा, यानी कि सिर्फ फ्लेंज में लाई कर रहा होगा, कहीं यहां पे होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। और दूसरा आपका जो एन ए है हो सकता है वो यहां पे लाई कर रहा हो, ठीक है, यानी कि एक बार तो हो सकता है वो फ्लेंज में लाई कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो वेब में लाई कर रहा हो। तीसरा कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है कि वो हो सकता है वेब और फ्लेंज दोनों के सेक्शन पे बन रहा हो। तो वो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होती और ना ही आने के चांसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो आप सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, और दो ही कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि या तो एक बार वो फ्लेंज में हो सकता है या फिर वो वेव में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फ्लेंज में न्यूट्रल एक्सिस आता है तब तो आपका टी बीम डिजाइन करना बहुत आसान हो जाता है, और वो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन की तरह, जैसे आप अभी तक सिंपल बीम डिजाइन करते आए हैं उस तरीके से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है वेव में, तब आपको बड़ी सावधानी से उस बीम को डिजाइन करना है, और उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर एक बार वेव में अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस आ जाती है तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लेंज में पड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि एक्सयू आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप निकालते हैं 0.87 FY AST 0.36 FC के बी, यहाँ पे BF होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप करने के बाद में आप देख लेंगे कि XU की वैल्यू जो है वो DF से कम आ रही है कि DF से ज्यादा आ रही है, ठीक है। DF का मतलब थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो अगर ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज से कम आ रही है तो इसका मतलब ये फ्लेंज में ही लाई कर रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लेंज में हो तब टी बीम एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह होता है, तथा मूवमेंट पूर्व में बताए गए फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात किया जाता है। कि आप सिंपल सा ये देख लेते हैं कि फिर एक्सयू निकल गया, फिर एक्सयू और एक्सयू मैक्स की कंपैरिजन कर लेते हैं कि अंडर आ रहा है कि ओवर आ रहा है। उसके हिसाब से आपके पास जो भी फॉर्मूले हैं कि अगर अंडर आता है तो 0.87 FY AST D - 0.42 XU से आप MU निकाल लेते हैं, ओवर आता है तो आप 0.36 FC के भी जो भी आपका फॉर्मूला है उससे आप निकाल करके उसका MU निकाल करके AST प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा है कि अगर आपका फ्लेंज में पड़ जाए तो। लेकिन अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस पड़ता है रिब में, ठीक है, रिब को आप वेब भी बोल सकते हैं, XU ग्रेटर देन DF आ जाता है उसी फॉर्मूले से 0.87 FY AST अपॉन 0.36, यही आपके पास XU निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो XU तथा XU मैक्स की तुलना करने के बाद में फिर सेक्शन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको पता है कि XU और XU मैक्स की तुलना करते हैं। अब इसमें केस बहुत सारे बनते हैं, तो आज मैं आपको पहला केस बता देता हूं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी लेकिन पहले केस से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि XU मैक्स बराबर आता है अगर XU के, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि XU और XU मैक्स की तुलना करनी है। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि आपका XU मैक्स और XU बराबर आ गए और वो एक बैलेंस सेक्शन बन गया, और XU तो आपका DF से ज्यादा आया ही है क्योंकि रिब में पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में अब जो आप मूवमेंट निकालेंगे वो मूवमेंट डिपेंड करता है DF अपॉन D के रेशियो पे, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम के रेशियो पे आपका मूवमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। अब ये DF अपॉन D का रेशियो क्या निर्धारित कर दिया है IS कोड ने, तो वो निर्धारित कर दिया है 0.2, यानी कि DF अपॉन D का रेशियो या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है 0.2 के, या फिर इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ये जो हमारा DF है, ठीक है, यानी कि जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है,
ये हमारी या तो छोटी हो सकती है 0.3 XU से या फिर बड़ी हो सकती है 0.3 XU से। अब आप ये समझिए कि ये 0.3 XU है क्या। अपने दिमाग को रिमाइंड करिए और पीछे जाइए जहां पे मैंने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आपको समझाया था कि स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि एक तो आपके पास में रेक्टेंगुलर पोर्शन आता है और एक पैराबोलिक पोर्शन आता है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 0.43 XU होती है और पैराबोलिक पोर्शन की जो डेप्थ होती है वो 0.57 XU होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी फ्लेंज की डेप्थ उतनी है यानी कि इससे कम है 0.43 XU से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो लाई कर जाएगी रेक्टेंगुलर पोर्शन में ही। बात दोबारा समझ लेना कि अगर आपकी डेप्थ ऑफ फ्लेंज 0.43 XU से कम है तब आपकी डेप्थ ऑफ फ्लेंज रेक्टेंगुलर पोर्शन में ही लाई करेगी। समझ गए बात को। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपकी 0.43 XU से ज्यादा होती तो ये वाला पोर्शन यहां पे आ जाता और ये कुछ पोर्शन लाई कर रहा होता पैराबोलिक में भी। अब इसका फंडा समझ लीजिए कि इसे इसकी वजह से कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए इसे और अच्छे से एनालिसिस करने के लिए मैंने एक डायग्राम और बनाया है। इसमें देख लीजिए आपकी एक टी बीम बना हुआ है। अब इस टी बीम का मैंने ये पोर्शन जो कि आपका बीम का पोर्शन है, बीम वाला पोर्शन मैंने अलग रख लिया और ये जो स्लैब का पोर्शन है ये स्लैब का पोर्शन मैंने अलग रख लिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो स्लैब का पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये मैंने इसी में अटैच कर दिया है यानी कि इसी के साथ आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो जगह है वो खाली हो गई और ये जो सेक्शन ये डायग्राम सेकंड जो बना इसमें अब ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो तो वही रहेगी BW के बराबर यानी कि जो आपकी ये BW है और इसकी जो हम विड्थ रखेंगे वो विड्थ क्या हो जाएगी टोटल BF में से माइनस हो जाएगा BW क्योंकि ये वाला पोर्शन अब है नहीं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा एनालिसिस करने का जो फंडा है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आगे जब हम इसको एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इसमें कंप्रेशन फोर्स जनरेट हो रहा है तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा बताना कि किस तरीके से कंप्रेशन फोर्स किस पोर्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पूरा बीम है BW D के साथ में इफेक्टिव डेप्थ के साथ में और ये हमारे पास में सिर्फ BF माइनस BW है DF के साथ में। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज के साथ में। अब आ जाइए वापस फिर इसी पे कि आपके पास में एक टी बीम है जिसकी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई कर रही है आपके रिब में यानी कि वेब में, XU जिसकी डेप्थ है। उसके बाद में ये आपका एक स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बन गया। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाया है कि ये कंडीशन पहली के साथ में यानी कि DF जो है वो पूरी तरीके से 0.43 XU के पे ही लाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है ये मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, कि नाउ संपीड़न बल वेव क्षेत्र के लिए पूरे स्ट्रेस ब्लॉक पर लागू होगा। इसका मतलब क्या है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका पूरा जाएगा यानी कि इस पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके लिए तो ये भी लागू होगा और ये भी लागू होगा। यानी कि वेव के लिए अगर वेव में अगर मैं बात करूंगा कंप्रेशन फोर्स कितना हो क्योंकि इसके पूरा फोर्स C, इसके ऊपर वाला फोर्स C है और ये वाला पोर्शन C इन दोनों के लिए लाई कर रहा है। लेकिन इसमें जो C होगा इसमें जो कंप्रेशन फोर्स होगा वो तो सिर्फ जितने स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रहे होंगे सिर्फ उतने के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि वेव में जो कंप्रेशन फोर्स जनरेट होंगे वो पूरे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग होंगे कि कितने स्ट्रेस इसमें हो रहे हैं क्योंकि फोर्स बराबर जो होता है स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम, वेव की बात करेंगे तो वेव के लिए स्ट्रेस जो लिए जाएंगे वो पूरे डायग्राम के लिए लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लेंज में कितने कंप्रेशन फोर्स जनरेट हो रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए जाएंगे। ये बात समझ लेना, आप वीडियो बैक करके देख लेना इस बात को ध्यान से समझने के लिए। तो यहां पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि संपीड़न बल वेव क्षेत्र के लिए पूरे स्ट्रेस ब्लॉक पर लागू होगा
और पूरे स्ट्रेस ब्लॉक के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो आप पहले निकाल सकते हैं, वो पहले निकाल चुके हैं, 0.36 FC के होते हैं। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, BW इंटू एक्स यू मैक्स, यानी कि BW ये वैल्यू और यहाँ NA तक की वैल्यू एक्स यू मैक्स या एक्स यूथ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब फ्लेंज के लिए केवल आयताकार ब्लॉक लागू होगा, यानी कि सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन के जो स्ट्रेस हैं, और रेक्टेंगुलर पोर्शन में 0.446 FC के स्ट्रेस होते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज पिछला वाला जो भी आपका मैंने नोट्स बनाए वो देख लीजिए। रेक्टेंगुलर पोर्शन में 0.446 FC के स्ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। और इसके लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ BF माइनस BW मल्टीप्लाइड बाई DF। तो फ्लेंज के लिए जो कंप्रेशन फोर्स होंगे वो ये होंगे, वेव के लिए जो होंगे ये होंगे, और पूरे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल कंप्रेशन फोर्स C आ गया। ठीक है, उसके बाद में नाउ मूवमेंट निकालेंगे तो हम C इंटू जेड या T इंटू जेड करते हैं। तो C इंटू जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जेड की बात करते हैं तो अब आपको पता है कि पहला वाला जो पोर्शन है उसके लिए जेड के लिए क्या बात होगी, पूरा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आएगा। तो पूरे स्ट्रेस ब्लॉक की कंप्रेशन फोर्स 0.42 XU डिस्टेंस पे होंगी, सीधी सी बात है, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU मैक्स। ये इसकी लीवर आर्म हो जाएगी, इसका कंप्रेशन फोर्स इसके उस पे काम कर रहा होगा 0.42 XU पे, और इसका जो कंप्रेशन फोर्स होगा वो इसके आधे पे काम कर रहा होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये भी एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो ये इसके आधे पे, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, DF है, और ये इसके DF/2 पे काम कर रहा होगा। तो ये जो इसकी जो आपकी लीवर आर्म होगी वो क्या होगी, D माइनस DF/2 हो जाएगी। तो आप इसको देख लेना। नाउ मूवमेंट क्या हो जाएगा, C इंटू जेड, यानी कि 0.36 FC के BW XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स प्लस 0.446 FC के BF माइनस BW DF D माइनस DF/2। वैसे तो आपके सिलेबस में ये फंडा है नहीं, सिर्फ आपको न्यूमेरिक फॉर्मूले ही याद करने हैं। तो आप अगर चाहें तो फॉर्मूला याद कर लेना सीधा सीधा। बाकी अगर ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये आपको देखना है तो ये वीडियो देख लेना, काफी लंबा हो गया है। इससे आगे का पोर्शन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर ये समझ में आए तो मुझे बता एक बार जरूर देना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया है आपको तो फिर मैं आगे वाले सिर्फ फॉर्मूले बता दूंगा और न्यूमेरिकल करने सॉल्व बता दूंगा कि कैसे होते हैं। बाकी अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा हो कि हाँ ये सही है तो फिर मुझे बताना कमेंट करके कि मैं आगे भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं या फिर सिर्फ फॉर्मूला करके ही न्यूमेरिकल करा दूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।